अस्सलामुअलैकुम। कहा जाता है कि सर मंडवाते ही ओले पड़ने लगते हैं। जय सामू और जय फ्लो के साथ यही होने लगा था। उन्होंने जैसे इश्क शुरू किया, दुश्मन आसमान से ओले की तरह सर पर पड़ते हुए दिखाई देने लगे। काफू ने कहा, यारो ये तुम दोनों के दिलों के मामलात हैं और दिल के मामलात में अकल काम करना छोड़ देती है। मैं तुम दोनों को समझाऊंगा कि दिल से ज्यादा अकल से सोचो, वरना दूसरे टेलीपैथी जानने वालों में और हम में कोई फर्क न रहेगा। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अपनी नादानियों से फंसते आए हैं, हम भी उनकी तरह दुश्मनों के जाल में फंस जाएंगे। जय सामू ने कहा, यार काफू, ये अच्छा हुआ कि तुमने हमारी तरह किसी से दिल नहीं लगाया, वरना हम तीनों बीमारी मोहब्बत बन जाते। अकल से सोचने वाला कोई ना रहता। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। जे फ्लो ने कहा, इसने किसी से दिल नहीं लगाया है। ये तो बेरहमी से कह देगा कि मैं हेलो रीटा से ताल्लुकात खत्म कर दूं, उसकी मोहब्बत को भूल जाऊं। ये नहीं जानता कि मोहब्बत को भुलाना और महबूबा को यादों से निकालना बहुत दुश्वार होता है। नींदें हराम हो जाती हैं, खाना पीना छूट जाता है, अकल किसी अहम मसले पर सोचने के काबिल नहीं रहती। जय काफू ने कहा, मगर तुम अकल की बात कह रहे हो। जो बात मेरे दिमाग में और मैं कहना चाहता हूँ वह भी तुमने कह दिया है। दानिशमंदी यही है कि रीटा से दूर हो जाओ। क्या अकल इतनी सी बात नहीं समझती कि उसका टेलीपैथी जानने वाला भाई अमरीकी अकाबरीन के चुंगल में है। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में जाते आते होंगे और उसे इस बात की खबर नहीं होती होगी। वो यही समझता होगा कि वहां अमरीकी अकाबरीन के साए में महफूज है और किसी का मामूल नहीं। रीटा के टेलीपैथी जानने वाले भाई का नाम कैनिबॉल था। जेफ्लो ने कहा, बेशक अगर हमें भी किसी ने कैद किया और किसी ने हमें भी अपना मामूल और ताबे बना लिया तो इसकी खबर हमें नहीं होगी। हम इस खुशफहमी में रहेंगे कि आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। लेकिन हमें दूसरे पहलू से भी सोचना चाहिए। जे काफू ने कहा, वो दूसरा पहलू क्या है? यही कि अमरीकी अकाबरीन किसी भी टेलीपैथी जानने वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। वो अपने दो टेलीपैथी जानने वाले यानी लेजी गार्ड और कैनिबाल पर किसी दूसरे अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले को तनवीमी अमल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्हें यह अंदेशा रहेगा कि उनका अपना ही टेलीपैथी जानने वाला आमिल बनकर लेजी गार्ड और कैनिबाल को अपना ताबे और मामूल बना लेगा और इसकी खबर अमरीकी अकाबरीन को नहीं होगी। इस पहलू से यह बात समझ में आती है कि लेजी गार्ड को किसी ने अपना ताबे नहीं बनाया होगा और वह बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार है। जेफ्लो ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ। कहना तो चाहते हो, लेकिन इसे साबित करना होगा। हम तीनों को यह मालूम करना होगा कि कैनिबाल पर किसने तनवीमी अमल किया है। ये मालूम करने के लिए हमें किसी ठोस प्लानिंग पर अमल करना होगा। जे काफू ने कहा, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए रीटा से रब्ता करो और उसे भरपूर मोहब्बत का यकीन दिलाकर अपना पता ठिकाना बता दो। जब मैं उसे अपना पता और टेलीफोन नंबर बताऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। उसे मेरी भरपूर मोहब्बत का यकीन हो जाएगा। फिर वो अपने भाई को तुम्हारा पता और फ़ोन नंबर बताएगी। हम ये जगह छोड़ देंगे, यहाँ करीब ही कोई बंगला किराए पर ले लेंगे। वहाँ रहकर इस खाली बंगले की निगरानी करते रहेंगे। कैनी बॉल अगर किसी का मामूल होगा तो वो आमिल टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग से हमारा पता और फ़ोन नंबर मालूम कर लेगा, कोई रहता भी है या नहीं। जे फ्लो ने कहा, मैं तुम्हारी प्लानिंग समझ रहा हूँ। हम ये जगह छोड़ देंगे, लेकिन किसी दूसरे अफराद को अपना आलाकार बनाकर यहाँ रखेंगे ताकि कैनिबाल के आमिल टेलीपैथी जानने वालों को यकीन हो जाए कि इस बंगले में दो शख्स रहते हैं और उन दोनों में से एक शख्स जे फ्लो होगा जो कैनिबाल की बहन से मोहब्बत करता है। हाँ, वो इस बंगले को घेर कर उन दोनों को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। इस तरह हम तस्दीक करेंगे कि कैनिबाल किसी का मामूल और फर्मा बरदार है। जय सामू ख्याल ख्वानी के जरिए अपने दोनों साथियों की बातें सुन रहा था। उसने कहा, यह अच्छी तदबीर है। इस तरह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो कैनिबाल किसी का मामूल है तो हम किसी मुसीबत में मुब्तला होने से महफूज रहेंगे। इस प्लानिंग के मुताबिक जे फ्लो ने ख्याल ख्वानी के जरिए रीटा को मुखातिब किया। वो खुश होकर बोली, हेलो फ्लो, मैं अपने दिमाग में तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। टेलीपैथी जानने वाले से मोहब्बत करने का एक फ़ायदा यही है कि जुदाई के लम्हात ज़्यादा तड़पाते नहीं हैं। तुम मुझसे अभी जुदा हो मगर अपने दिमाग में इस तरह महसूस कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे पास हूँ। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सामने ही नहीं बल्कि मेरे अंदर समा गए हो। बाय द वे, हम कब तक इतने करीब रहकर भी दूर दूर रहा करेंगे? हम जल्द ही एक दूसरे के हो जाएंगे। हमारी शादी होगी, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। मगर ऐसा कब होगा? पहले तुम्हारे भाई से ज़रूरी बातें हो जाएं, फिर तुमसे शादी के मामलात भी तय हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा कब होगा। उस वक्त तक मुझे तुमसे दूर रहना होगा। क्या हम दूसरों से और ख़ास तौर पर टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से छुप कर नहीं मिल सकते? मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो किसी की भी नज़रों में आ सकता हूँ। वैसे तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं तुम्हें अपना पता और फ़ोन नंबर बता सकता हूँ। वो खुश होकर बोली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, इतने अहम राज की बातें मुझे बताना चाहते हो।
मुझे ये भी बताओ कि मैं तुम्हारे बंगले में किस वक्त मुलाकात के लिए आ सकती हूँ। जब तक मैं ना कहूँ, मेरे बंगले की तरफ ना आना। वैसे जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकती हो। मेरा फ़ोन नंबर और बंगले का पता नोट करो। वो कागज़ कलम लेकर लिखने लगी। जे फ्लो जब तक रीटा से बातें करता रहा, उस वक्त तक जे काफू और जे सामू ने दो जवानों को ट्रैप किया। उनके दिमागों पर कब्जा जमाया, फिर उन्हें आलाकार बनाकर उस बंगले में पहुंचा दिया जहां इस वक्त जे काफू और जे फ्लो मौजूद थे। जे फ्लो ने रीटा को अपना मोबाइल नंबर बताया था। जे काफू ने बंगले के टेलीफोन को बेकार बना दिया। फ्लो ने अपनी महबूबा से कहा, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल नंबर लिखवाया है। जब बंगले का फ़ोन ठीक हो जाएगा तो मैं ये नंबर भी लिखवा दूंगा। मैं बंगले का फ़ोन नंबर लेकर क्या करूंगी? मुझे यही खुशी है कि तुमने अपना ज़ाती फ़ोन नंबर दिया है। मैं आधी रात को भी तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं भी टेलीपैथी के ज़रिए आधी रात को तुम्हें नींद से जगा सकता हूँ। फिलहाल मैं राब्ता ख़त्म कर रहा हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। रीटा ने पूछा, फ्लो क्या तुम जा चुके हो? उसने जवाब नहीं दिया, उसके दिमाग में खामोश रहा। तब उसने समझ लिया कि उसका महबूब जा चुका है। वो मोहब्बत से उसके बारे में सोचने लगी। उसी वक्त उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए बोल रहा था, रीटा मैं हूँ तुम्हारा भाई कैनी बॉल। मैं सोच रहा था कि जे फ्लो और जे काफू से दिमागी राब्ता करूं। फिर मैंने ये सोचकर राब्ता नहीं किया कि मैं उनके दिमागों में जाऊंगा तो वो भी मेरे दिमाग में आना चाहेंगे, और ये दिमागी राब्ता मुनासिब नहीं है। इस तरह हम अच्छे दोस्त होकर भी एक दूसरे के चोर ख्यालात पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे ख्यालात पढ़ने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है तो उनके ख्यालात पढ़ने से मुझे भी नुकसान पहुंच सकता है। फ्लो ने अपने बंगले का पता और फ़ोन नंबर बता दिया है। तुम मेरे सगे भाई हो, इसलिए मैं उसका पता और फ़ोन नंबर बता रही हूँ। प्लीज़ नोट करो। तुम बताओ, मैं उसे जहन में नक्श कर लूंगा। एक बहन ने अपनी मासूमियत के साथ भाई को अपने महबूब का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। भाई ने भी मासूमियत से इसे अपने जहन में नक्श कर लिया। वो नहीं जानता था कि किसी ने उसे भी अपना मामूल बनाया हुआ है और कोई इस वक्त उसके दिमाग में रहकर जे फ्लो का पता और फ़ोन नंबर मालूम कर रहा है। जे फ्लो और जे काफू ने 2 घंटे के अंदर दूसरा बंगला रिहाइश के लिए हासिल कर लिया। उनके पहले वाले बंगले में उनके 2 मामूल जवान मौजूद थे। जे सामू ने उन दोनों पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में रखा था। वो उन तीनों की इजाज़त के बगैर उस बंगले से कहीं जा नहीं सकते थे। कैनीबाल ने टेलीफोन के जरिए जे फ्लो को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं अपनी बहन रीटा के पास गया था, वहां से तुम्हारे ये फ़ोन नंबर मालूम किया है। जे फ्लो ने कहा, तुम हमारे दरमियान राब्ता कायम रखने के सिलसिले में मोहतात हो। टेलीपैथी के जरिए बात नहीं करनी चाहिए। ये हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। कभी एक दूसरे पर यह शोभा नहीं होगा कि हम एक दूसरे के चोर ख्यालात पढ़ते रहते हैं। ठीक सोच रहे हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का एतमाद हासिल करने वाली बातों पर अमल करना चाहिए। लेकिन यह ख्याल भी परेशान करता है कि हम एक दूसरे से कब तक छुपते रहेंगे, जबकि हमारे दरमियान सगी रिश्तेदारी कायम हो रही है। तुम्हारी सगी बहन मेरी शरीके हयात बनने वाली है। ये परेशानी मुझे भी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी में शरीक नहीं हो सकूंगा और मुझे भी तुम्हारी बहन के साथ बड़ी राजदारी से शादी करनी होगी। अगर मैं चर्च में जाकर शादी करूंगा तो अंदेशा है कि दुश्मनों की नज़रों में आ जाऊंगा। टेलीपैथी के इल्म खुदा का बेहतरीन अतिया है। हम इसके जरिए अपनी और अपने रिश्तेदारों की हिफाजत करते हैं, लेकिन अपने सगे रिश्तेदारों के गम या खुशी में शरीक नहीं हो सकते। मैं बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें खुफिया तौर पर मेरी बहन से शादी करके एक घरेलू इज़्दवाजी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मेरी बहन जिस हाल में खुश रहेगी, मैं उसे देख देख कर खुश होता रहूंगा। ये बातें अपनी बहन से कह दो कि तुम उसकी खुफिया शादी पर एतराज़ नहीं करोगे, फिर वो खुश और मुतमईन रहेगी। मैं अभी उसे कह दूंगा। जब तुम दोनों शादी कर लो तो मुझे इतला दे देना। मुझे ये इत्मीनान हो जाएगा कि मैं अपनी जवान बहन की जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो चुका हूँ। बहरहाल मैं रीटा को खुफिया शादी करने की इजाज़त देने जा रहा हूँ, फिर तुमसे राब्ता करूंगा। वो चला गया। जे सामू और जे काफू ने जिन 2 जवानों को मामूल बनाकर पहले वाले बंगले में रखा था, उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि कोई अजनबी मुलाकात के लिए आए तो उनमें से एक अजनबी से बात करे और दूसरा किसी कमरे में जाकर मोबाइल फ़ोन के जरिए उन्हें यह इतला दे कि कोई अजनबी उनसे मिलने आया है। तकरीबन 1 घंटे बाद एक जवान ने फ़ोन के जरिए बताया कि टेलीफोन के महकमे से कोई फ़ोन ठीक करने आया है। ये सुनते ही जे काफू, जे सामू और जे फ्लो तीनों ही ख्याल ख्वानी के जरिए अपने उन 2 नौजवानों के दिमागों में पहुंच गए। उनके जरिए उस शख्स के दिमाग में पहुंच गए जो टेलीफोन के महकमे से आया था। वो वाकई उस महकमे से आया था, वो कोई दुश्मन नहीं था। उसके ख्यालात से पता चला कि इस बंगले का फ़ोन ख़राब होने की इत्तला फ़ोन के जरिए किसी ने दी थी। इसके मुताबिक वो फ़ोन दुरुस्त करने आया है। उस शख्स की आमद से यह ज़ाहिर हो गया कि कैनीबाल के दिमाग पर कोई टेलीपैथी जाने वाला मुसल्लत है। उसने उसे अपना मामूल और महकूम बना रखा है। उसी आमिल ने कैनीबाल के ख्यालात पढ़कर यह मालूम किया होगा कि जैफ्लो के बंगले का फ़ोन ख़राब है। जैफ्लो और जे काफू ने फ़ोन की खराबी की शिकायत की है, जबकि किसी ने शिकायत नहीं की थी। कैनीबाल के आमिल ने यही सोचा कि जब उनकी तरफ से शिकायत की गई है और फ़ोन के महकमे वाले देर कर रहे हैं तो इस आमिल ने खुद ही अपने किसी आलाकार के जरिए शिकायत की, बल्कि टेलीपैथी के जरिए।
उस शख्स को फौरन ही उस महकमे से रवाना कर दिया। वो यही चाहता होगा कि बंगले का फ़ोन ठीक हो जाए, ताकि फ़ोन के ज़रिए ये सही तरह से मालूम किया जाए कि वहाँ काफू और जेफ्लो मौजूद हैं या नहीं। जेफ्लो के मोबाइल फ़ोन से सही मालूमात हासिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन पर राब्ता किया जाता तो वो किसी भी जगह से बात करता। यही तासुर देता कि वो अपने पहले वाले बंगले से बोल रहा है। जो शख्स टेलीफोन के महकमे से आया था, वह फ़ोन दुरुस्त करने के दौरान में उन दो जवानों से बातें करने लगा। उसने पूछा कि उनके नाम क्या हैं। दोनों जवानों ने अपने नाम जे काफू और जे फ्लो बताए। असली जे काफू और जे फ्लो उनके दिमागों में मौजूद थे। अगर वो कोई गलती करते तो वो दोनों इस गलती को दुरुस्त कर सकते थे। इस बात की पूरी तरह तस्दीक हो चुकी थी कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहा है, और उन दो जवानों के दिमागों में इसलिए नहीं आ रहा है कि वो उन्हें योगा जानने वाले जे काफू और जे फ्लो समझ रहा है। यह अंदेशा है कि वो दोनों सांस रोक लेंगे। फिर यह साजिश जाहिर हो जाएगी कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला टेलीफोन दुरुस्त करने वाले के दिमाग में घुसकर उनके बंगले में घुस आया था। जे काफू ने उस टेलीफोन दुरुस्त करने वाले को मुखातिब करते हुए कहा, हेलो गुमनाम टेलीपैथी जानने वाले, तुम चालें बहुत अच्छी चल रहे हो और हमारे बंगले तक भी पहुंच चुके हो। टेलीफोन दुरुस्त करने वाले ने हैरानी से पूछा, यह आप मुझसे क्या कह रहे हैं? जे काफू के मामूल जवान ने कहा, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे दिमाग में छुपे हुए दुश्मन से कह रहा हूँ, वो मेरी बातें सुन रहा है। तब उस गुमनाम टेलीपैथी जानने वाले ने उस शख्स की जुबान से कहा, तुम हमारी चाल को समझ चुके हो, लेकिन वहां से निकल नहीं पाओगे। जे काफू ने कहा, कौन बेवकूफ़ यहां से निकलना चाहेगा? हम दोनों इस बंगले में आराम से बैठे रहेंगे। तुम आराम से अपने आलाकारों को भेजकर हमें गिरफ्तार कर सकते हो। हमें जख्मी करके या दवाओं के जरिए हमें ऐसाबी कमजोरियों में मुब्तला करके हमारे दिमागों पर कब्जा जमा सकते हो। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें इतना इत्मीनान क्यों है? क्या तुम समझते हो कि यहाँ रहोगे तो तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा? हम यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके बावजूद तुम या तुम्हारे पीछे पूरे अमेरिका की कुव्वत भी हमें अपने शिकंजे में नहीं ले सकेगी। फिर यही सही, मैं वार्निंग दे रहा हूं, बाहर जाने की हिमाकत ना करना। कहीं से भी आने वाली दो अंधी गोलियां तुम दोनों को हमारी झोली में पहुंचा देंगी। टेलीफोन दुरुस्त करने वाला अपना काम करके चला गया। जे काफू ने अपने दोस्त जे फ्लो से कहा, तुम रीटा के दिमाग में जाओ। अभी टेलीपैथी जानने वाले हमारे सिलसिले में मसरूफ रहेंगे। इस मौके से फ़ायदा उठाकर रीटा पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करो और उसके दिमाग को लॉक कर दो, ताकि आइंदा उसका भाई और उसके पीछे छुपे हुए दूसरे टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तुम्हारी रीटा के दिमाग तक ना पहुंच सकें। तनवीमी अमल करने के बाद उसे वहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। जे फ्लो ने खुश होकर कहा, शुक्रिया काफू, तुम मेरे दिली जज्बात को समझते हुए रीटा को मेरे लिए अगवा करने की तजवीज़ पर अमल कर रहे हो। फिर एक बार शुक्रिया। वो रीटा के दिमाग में पहुंच गया। वो एक सोफे पर बैठी हुई एक रिसाला पढ़ रही थी। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर वहां से उठा दिया। वो अपने बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई बेडरूम में आई, फिर बिस्तर पर लेट गई। जे फ्लो ने उसे मुखातिब नहीं किया। अगर मुखातिब करता तो उसे बातें करने में देर हो जाती। वो पहले अपना काम करना चाहता था, लिहाजा उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो फिर उसके दिमाग पर तनवीमी अमल करने लगा। उसके दोनों साथी जे काफू और जे सामू ने उसे तनवीमी अमल करने का मौका दिया और दुश्मनों को अपने मामूल जवानों को साथ उलझाए रखा। उन्होंने इन दो जवानों के पास 2 रिवॉल्वर छोड़ दिए थे ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आए, और अब वो काम आने वाले थे। उन दोनों ने बंगले के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। आगे पीछे वाले कमरों की एक एक खिड़की के पास जाकर बैठ गए। वहां से उन्होंने देखा कई मुसल्लह अफराद उस बंगले को चारों तरफ से घेर चुके थे और अब वो अहाते के अंदर बहुत मोहतात अंदाज में आ रहे थे। उसी वक्त एक जवान ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में एक मुदाखलतकार मारा गया। बाकी दूसरे फौरन ही भागकर मुख्तलिफ जगहों पर छुपने लगे। उनमें से एक ने कहा, जे काफू और जे फ्लो, हम वार्निंग दे रहे हैं, गोलियां चलाकर और हमारे चंद आदमियों को हलाक करके यहाँ से फरार नहीं हो सकोगे। बेहतरी इसी में है कि खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। जे काफू ने एक मामूल जवान की जुबान से बुलंद आवाज में कहा, जब तक हमारे पास बुलेट्स का जखीरा है हम गोलियां चलाते रहेंगे। दुश्मनों ने भी अपने आलाकारों को पूरे इंतजामात के साथ भेजा था। उन्होंने छुपकर फायरिंग की। फिर फायरिंग के नतीजे में जो गोलियां बरामदे में और खिड़कियों के रास्ते कमरे में पहुंची, उनसे गैस निकलने लगी। इस गैस के असर से आंखों में जलन होने लगी, आंसू बहने लगे, दोनों बुरी तरह खांसने लगे। बाहर से बुलंद आवाज में कहा गया, बेहतरी इसी में है कि हथियार फेंक कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ जाओ। नहीं आओगे तो ज्यादा देर इस गैस के असरात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बेहोश हो जाओगे। फिर हम आसानी से तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। जे काफू और जे सामू ने अपने अपने मामूल जवानों के दिमागों में रहकर ये समझ लिया कि वाकई वो अब इस गैस के असरात को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे हैं। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को बाहर जाने दिया। वो दरवाज़ा खोलकर अपने दोनों हाथ उठाकर बाहर आ गए। खुली फिजा में गहरी गहरी सांस लेने लगे। कई मुसल्लह शख्स चारों तरफ से उन्हें निशाने पर रखकर करीब आ रहे थे। जे काफू ने अपने मामूल की जुबान से कहा, तुम लोग क्यों हमें गिरफ्तार करना चाहते हो? क्या हमारे दिमागों में आकर ख्यालात पढ़कर ये मालूम नहीं कर सकते कि हम ना काफू हैं ना फ्लो हैं?
जो अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले उन दोनों को घेर कर गिरफ्तार करना चाहते थे, वो उनके दिमागों में उसी वक्त पहुंच गए थे जब वो गैस के असरात से मुसलसल खांसने लगे थे। उन्हें उन दोनों के दिमागों में जगह मिल गई थी। फिर उनके ख्यालात पढ़कर वो सब बुरी तरह मायूस हो गए। बैजॉन ने तेजपाल के पास आकर कहा, हम धोखा खा गए हैं। वो 3J बहुत चालाक हैं। पता नहीं वो कब से कहाँ रूपोश हैं और अपनी जगह उन्होंने वहां अपनी डमियां छोड़ रखी हैं और उनके जरिए हमें धोखा देते आ रहे हैं। तेजपाल ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तीनों इस तरह हमारी चालों को नाकाम बना देंगे। बहरहाल तुम में से एक कैनिबाल की बहन रीटा के दिमाग में जाए, उन तीनों तक पहुंचने का वही एक जरिया रह गई है। उसकी हदायत पर अमल करने के लिए बैजॉन और उसके साथियों ने ख्याल ख्वानी की परवाज की। रीटा के दिमाग में पहुंचना चाहा, मगर सोच की लहरें वापस आ गईं। जे काफू और जे सामू ने उनके आलाकारों को और उन तमाम टेलीपैथी जानने वालों को 3 घंटों तक उलझाए रखा था। इतनी देर में रीटा पर तनवीमी अमल हो चुका था। वो 1 घंटे की नींद सोने के बाद बेदार हो गई थी। अब जे फ्लोस का महबूब भी था और उसका आमिल भी। वो अपने आमिल की हदायत के मुताबिक फौरन ही अपना ज़रूरी सामान लेकर अपने बंगले से निकल गई। फिर फाउंटेन स्क्वायर की तरफ जाने लगी, जहां जे फ्लोस का इंतजार कर रहा था। वहां जाते वक्त रीटा ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। फिर फौरन ही सांस रोक ली। जे फ्लो ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया था। अब कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में ना आ सकता था, ना ये मालूम कर सकता था कि वो कहाँ है। बैजोन और उसके साथियों ने तेजपाल के पास आकर कहा, हम जो सोचते हैं वो तीनों से पहले इसका तोड़ कर लेते हैं। उन्होंने कैनिबाल की बहन के दिमाग को लॉक कर दिया है। अब हम में से कोई ना उसके दिमाग में जा सकेगा और ना ही उसके जरिए उन तीनों का सुराग लगा सकेगा। तेजपाल ने कहा, अपने तमाम आलाकारों को और अमरीकी खुफिया एजेंसी वालों को कह दो कि तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दें। एयरपोर्ट पर भी निगरानी कराएं। 3 जवान लड़के और 2 जवान लड़कियां यानी 3J, मोना और रीटा फिजाई रास्ते से, बहरी रास्ते से या खुश्की के रास्ते से फरार नहीं हो सकेंगे। तमाम अमरीकी एजेंट्स, अमरीकी खुफिया एजेंसियां और दूसरे तमाम आलाकार उनकी तलाश में दूर दूर तक फैल गए। जे काफू ने ख्याल ख्वानी के जरिए कैनिबाल के दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो कैनिबाल, मैं काफू बोल रहा हूँ। हमें एक दूसरे से ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर हूँ। तुम्हें एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ, और वह ये कि तुम किसी टेलीपैथी जानने वाले के मामूल और महकूम हो और एक गुलाम बन जाने वाली बदकिस्मती से बेखबर हो। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, खुद मुख्तार हूँ। अगर खुद मुख्तार हो तो अभी यहाँ चले आओ, फिर देखो तुम्हें कोई आने देता है या नहीं। मुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हम अमरीकी हैं, यहाँ के कवानीन और असूलों के खिलाफ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मुझे अपने फौजी अकाबरीन से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद मैं आ सकूंगा। देर किस बात की है? अभी जाओ और इजाज़त लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी हैसियत एक आज़ाद टेलीपैथी जानने वाले की है या एक गुलाम ख्याल ख्वानी करने वाले की। तुम मेरे दिमाग में रहो, मैं अभी फ़ौज के आला अफसर से रब्ता करता हूँ। उसने एक आला अफसर से रब्ता किया, फिर कहा, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए इटली के शहर फ्लोरेंस पहली फ़्लाइट से जाना चाहता हूँ। आला अफसर ने कहा, ज़रा होश की बातें करो। पहले तुम जैकी ओल्ड के गुलाम बने हुए थे, वहां से निजात मिली तो पारस और पोरस के गुलाम बन गए। हमने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें रिहाई दिलाई और अपने पास हिफाजत से रखा। तुम तनहा जाना चाहोगे तो फिर कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन तुम्हें ट्रैप करेगा। मैं बहुत मोहतात रहूंगा, कोई मुझे ट्रैप नहीं कर सकेगा। अक्सर टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी तरह खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं और किसी न किसी दिन दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं। तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे तो हम तुमसे और तुम्हारी सलाहियतों से महरूम हो जाएंगे। क्या तुम अपने मुल्क और कौम को भी अपनी ज़ात से महरूम करना चाहते हो? तुम अपनी ख्याल ख्वानी के जरिए हम सबको फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते? मैं हर तरह की खिदमत करने को तैयार हूँ, लेकिन बहन के पास जाना भी ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। मेरी बहन को यहाँ लाना मुनासिब नहीं है, वहाँ उसकी शादी होने वाली है। मैं दरअसल उसकी शादी में शरीक होने के लिए जाना चाहता हूँ। बहन को यहाँ ले आओ, उसकी शादी हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी वहाँ होगी। उसने अपने लिए एक जीवन साथी पसंद किया है। आला अफसर ने सख्त लहजे में कहा, तुम बहुत बहस कर रहे हो। तुम्हारा फर्ज है कि अपने आला अफसरान के हुक्म की तामील करो और तामील करने से पहले कोई सवाल ना करो। बैजोन की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मैं कैनिबाल के दिमाग में हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। यह खुद अपनी बहन के पास जाना नहीं चाहता, बल्कि वो 3J से बहका रहे हैं। हम उन तीनों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। आप समझ सकते हैं, वो तीनों हमें नाकाम बनाने के बाद अब कैनिबाल को ट्रैप करना चाहती हैं। वो इसकी बहन को अगवा करके कहीं ले गए हैं, अब इसको भी ले जाना चाहती हैं। आला अफसर ने कहा, कैनिबाल, तुम बैजोन की बातें सुन रहे हो? अब तुम्हें अकल आ जानी चाहिए। कैनिबाल ने कहा, हाँ, अब अकल आ रही है। मैं शराब नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर भगा देता हूँ, लेकिन ये बैजोन मेरे दिमाग में कैसे मौजूद है? आला अफसर ने कहा, तुम अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले हो, तुम सब एक दूसरे के दिमाग में आ सकते हो, जा सकते हो। बेशक, फिर मुझे भी बैजोन और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में किसी रुकावट के बगैर जाना चाहिए। ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अभी तुम इब्तदाई मराहिल में हो।
हमने तुम्हारे ज़हन को वॉश करके तुम्हारे दिमाग से पारस और पोरस के तनवीमी अमल को साफ किया है, तुम्हें आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया है। रफ्ता रफ्ता तुम अपने दूसरे टेलीपैथी जाने वाले अमरीकी साथियों के दिमागों में जा सकोगे। कैनी बॉल ने कहा, जब भी किसी के दिमाग में जाऊंगा या कोई मेरे दिमाग में आएगा तो उसके आते ही मैं उसकी सोच की लहरों को महसूस कर लिया करूंगा। इसी तरह दूसरे भी मेरी सोच की लहरों को महसूस कर लिया करेंगे। ये ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने बेजोन की सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। ये बड़ी देर से मेरे दिमाग के अंदर था और मेरे दिमाग में ये बात नक्श कर दी है, जब भी इसकी सोच की लहरें मेरे दिमाग में आएंगी तो मैं इसे महसूस नहीं कर पाऊंगा। अब बोलें, क्या ये दुरुस्त नहीं है? तुम ख्वामख्वाह बहस कर रहे हो। हम अपने मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर समझते हैं वो करते हैं। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, तुम्हें भी ऐसी सहूलतें दी जाएंगी। आप मुझे सब्ज बाग ना दिखाएं। सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि आपने क्यों मुझे बेजोन का मामूल बनाया, क्यों मैं इसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर पाता हूँ, और आप लोगों ने इस बात से मुझे बेखबर क्यों रखा है। वक्त आने पर तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। फिलहाल हम पर एतमाद करो। वैसे एतमाद नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? क्या हमसे बगावत करोगे? क्या यहाँ से भाग जाओगे? मैं क्या करूंगा ये नहीं जानता, लेकिन आप लोगों ने मुझ जैसे मुहिब वतन के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। फिर उसकी आवाज़ बदल गई, उसका लहजा बदल गया। उसकी जुबान ने कहा, मैं जेकाफू बोल रहा हूँ, त्रीजे में से एक हूँ, और बड़ी देर से कैनीबॉल के दिमाग में रहकर तुम सबकी बातें सुन रहा हूँ। बेजोन भी कैनीबॉल के दिमाग में है। इसकी मौजूदगी में आला अफसर से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की हिकमत अमली बहुत बचकाना है। आपने बेजोन और उसके साथियों पर एतमाद किया, जबकि वो बेजोन तेजपाल पर एतमाद करता है। असूल के मुताबिक बेजोन और उसके तीनों साथियों को सिर्फ अमरीकी अकाबरीन के मातियत होना चाहिए, किसी तेजपाल या दूसरे किसी ज़हीन प्लान मेकर के ज़ेर असर नहीं रहना चाहिए। इसके बरक्स कैनीबाल आप लोगों का मातियत है, आप लोगों का वफादार है, और जो आपका अपना है उसे आपने बेजोन का गुलाम बना रखा है। ये कौन सी दानिशमंदी है? बेजोन ने पूछा, ये कहाँ की दानिशमंदी है कि तुम थ्रीजे अपने मुल्क व कौम से दूर होकर अपनी एक अलग दुनिया बसाकर जिंदगी गुजारे हो, अपने मुल्क के काम आना नहीं चाहते। हम सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अमरीकी अकाबरीन की हिकमत अमली हमेशा नाकाम रहती है, जैसा कि अभी तुम जैसे गैरों को गले से लगाया हुआ है और अपने वफादार कैनीबॉल को तुम्हारा गुलाम बना कर रखे। जब तक ये उल्टी सीधी तदाबीर पर अमल करते रहेंगे, उस वक्त तक हम अमरीकी अकाबरीन के ज़ेर असर कभी नहीं आएंगे। तुम थ्रीजे हमसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करो, मुझे और दूसरे अकाबरीन को कायल करो, हमारी गलतियां साबित करो, इस मुल्क और कौम से वफादार रहने की जमानत दो, पहले हमारा एतमाद हासिल करो। हम आज ही से आप लोगों के हर हुक्म की तामील करते हुए अपनी वफादारी का सबूत देते रहेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? आपने तेजपाल के ज़ेर असर रहने वाले अपने 4 अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों पर भरोसा किया है, तो हम 3 टेलीपैथी जानने वालों पर भी भरोसा करें। कैनीबॉल को हमारे ज़ेर असर रहने दें। हम इसके दिमाग से बेजोन वगैरह के तनवीमी अमल को मिटा देंगे, इसे हमारी अपनी और बेजोन वगैरह की तरह आज़ाद और खुद मुख्तार बनाएंगे, ताकि ये भी आप लोगों पर भरपूर एतमाद करता रहे। बेजोन आला अफसर के दिमाग में था। उसने कहा, वाह, बहुत खूब चालें चल रहे हो। पहले इसकी बहन को अगवा किया, उसके दिमाग पर तनवीमी अमल करके उसे हम सबसे दूर कर दिया। अब कैनीबॉल पर तनवीमी अमल करके उसे भी हमसे दूर कर देना चाहते हो। क्या हमें नादान समझते हो? तुम हमारे आला अफसरान को नादान समझकर बहका रहे हो। इतना भी नहीं सोचते, जब हम कैनीबॉल पर तनवीमी अमल करेंगे तो वो आला अफसर के और दूसरे अमरीकी अकाबरीन के पास रहेगा। वहां से भागकर तुम लोगों की तरह तेजपाल का गुलाम नहीं बनेगा और ना ही हमारा गुलाम बनकर रहेगा। यह सीधी सी समझ में आने वाली बात है। आला अफसर ने कहा, तुम्हारी बातें बड़ी हद तक मामूल हैं। मैं दूसरे तमाम अकाबरीन से मशवरा करने के बाद तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा। बेजोन ने कहा, सर आप इसकी बातों में ना आए, ये ऐसी ही चालें चलकर कैनीबॉल को हमसे अलग कर देगा। आला अफसर ने कहा, बेजोन तुम 4 टेलीपैथी जानने वाले हमसे अलग हो गए, तेजपाल के साथ रहते हो, हमने फिर भी तुम पर भरोसा किया है। इस तरह हम एक टेलीपैथी जानने वाले कैनीबॉल पर भरोसा नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने कोई आखिरी फैसला नहीं सुना है। पहले तमाम अकाबरीन से गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाएगा। कैनीबॉल ने कहा, मैं थ्रीजे का शुक्रगुजार हूं, ये मेरे लिए अमरीकी अकाबरीन का एतमाद हासिल करने की राह निकाल रहे हैं। मैं भी ये यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह बेजोन और उसके 3 टेलीपैथी जानने वाले साथी तेजपाल के ज़ेर असर रहकर अमरीका के वफादार हैं, उस तरह मैं थ्रीजे का दोस्त और रिश्तेदार बनकर अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत करता रहूंगा। जेकाफू ने कहा, मैं आला अफसर से एक आखिरी बात कहता हूँ, हमारे साथ कैनीबॉल शामिल हो जाए तो हमारी तादाद भी 4 होगी, लिहाजा 4 उधर हैं और 4 तेजपाल के साथ हैं। तमाम अकाबरीन को हमें अपनाकर अपने टेलीपैथी जानने वालों की तादाद बढ़ाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आकर मालूम करूंगा कि आपका और दीगर अकाबरीन का फैसला क्या है। वो कैनीबॉल से बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम फिक्र न करो, हमारे अकाबरीन तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करेंगे। वो उसके दिमाग से भी चला गया। तेजपाल, बेजोन और उसके तीनों टेलीपैथी जाने वाले अमरीकी अकाबरीन के ताउन से थ्रीजे की रूपोशी खत्म करना चाहते थे, उन्हें ट्रैप करना चाहते थे।
अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो 3J को अमरीकी अकाबरीन के ज़ेर असर लाकर उन्हें कैनी बॉल की तरह अपना मामूल और महकूम बना लेते। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती। लेकिन 3J ने बाजी पलट दी थी। उनके मंसूबे के बरक्स वो कैनी बॉल को आज़ाद कराने की बड़ी कामयाब चालें चल रहे थे। सलाम सुबह का भूला था। शाम को पारस के घर वापस आ गया। महाजिर कैंप के एक कॉटेज में उसके डैडी और उसकी दोनों बहनों ने जब उसे आते देखा तो खुशी से खिल गए। दोनों बहनें दौड़ती हुई आईं, फिर भाई के दोनों बाजुओं को पकड़कर बोलीं, ब्रादर तुम आ गए हो। दूसरी बहन ने पूछा, वापस तो नहीं जाओगे? पारस ने कहा, नहीं, अब ये नहीं जाएगा। बहनों की मोहब्बत इसे दोबारा खींच लाई है। उसके डैडी गुमसुम से होकर बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। बेटा आगे बढ़ा तो उन्होंने गले से लगा लिया। फिर पारस को देखकर कहा, बेटे तुम कौन हो? कोई जादूगर मालूम होते हो। मेरा बेटा मुझसे नाराज था, लड़ झगड़ कर गया था और तुम इसे मनाकर वापस ले आए हो। पारस ने कहा, मेरे किसी जादू से नहीं, ये बाप की दुआओं से वापस आया है। उसी वक्त वहां पोरस भी आ गया। उसने कहा, हमारी आंटी ने आप लोगों से कहा था कि आज तफरी के लिए बाहर जाएंगे और आप लोगों के साथ रात का खाना भी खाएंगे, लेकिन आंटी दूसरी जगह मसरूफ हो गई हैं, लिहाजा हम दोनों के साथ आप चलना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सलाम की बहन सलमा ने कहा, आपके इस दोस्त ने भाई की सूरत में हमें बहुत बड़ा इनाम दिया है। हमें बाहर जाकर आप लोगों के साथ एंजॉय करने में खुशी होगी। दूसरी बहन राबिया चे ने कहा, लेकिन एक मसला है, कैंप से बाहर जाने की इजाज़त हासिल करनी पड़ती है। पारस ने कहा, फिक्र न करो, हम यूं चुटकी बजाकर इजाज़त हासिल कर लेंगे। उसके डैडी ने कहा, बेटे ये बहुत मुश्किल है, यहाँ बड़ी सख्ती है। ये लोग बड़े ही संगदिल और खुदगर्ज हैं। अपनी मर्जी होती है तो पूरे खानदान को बाहर जाने बल्कि कैंप छोड़कर जाने की इजाज़त दे देते हैं, और जब नहीं चाहते तो किसी एक बंदे को भी यहाँ से निकलने नहीं देते। इस कैंप को हमारे लिए जेल बनाकर रख दिया है। आप लोग तैयार हो जाएं, किसी बात की फिक्र न करें, हम अभी इजाज़त हासिल कर लेंगे। दोनों बहनें कॉटेज के अंदर गईं, फिर लिबास तब्दील करके बाहर आ गईं। वह सब महाजिर कैंप की इंतज़ामिया के दफ्तर में आए। पोरस ने कहा, हम यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं, ये हमारा शनाख्ती कार्ड है और हम इन बुजुर्ग को और इनके बच्चों को अपने साथ तफरी के लिए ले जाना चाहते हैं। रात 11 बजे से पहले वापस पहुंचा देंगे। वहां के इंचार्ज ने सलमा चे और राबिया चे को बड़ी शौक नज़रों से देखा। फिर उनके डैडी कलाम योंग से कहा, आपकी दरख्वास्त मंजूर होकर आ गई है। दरख्वास्त के मुताबिक आपको पूरी फैमिली के साथ ये कैंप छोड़कर अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है। कलाम योंग ने हैरानी से पूछा, मैंने तो ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। हम ये कैंप छोड़कर अपने वतन नहीं जाएंगे, वहां भी खतरात मंडला रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते, दरख्वास्त आपने दी थी वो मंजूर हो गई है। सलाम ने कुछ शर्मिंदा सा होकर कहा, डैडी बात यह है कि दरख्वास्त मैंने ही आपके नाम से दी थी। मैं चाहता था हम वतन वापस चले जाएं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गया हूँ कि हम मुसलमानों और बुद्ध मत के लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अब तक जितने भी खानदान उस कैंप से सरहद की तरफ गए हैं वो या तो मुसलमान थे या महात्मा बुद्ध को मानने वाले। उन सब को कत्ल कर दिया गया है। उनकी जवान बेटियों और बहनों को अगवा कर लिया गया है। फिर उसने उस इंचार्ज से कहा, मैं इस दरख्वास्त से इनकार करता हूँ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पारस उस इंचार्ज के दिमाग पर कब्जा जमा चुका था। वह दरख्वास्त निकाल कर उन्हें दिखाते हुए बोला, ये तुम लोगों की दी हुई दरख्वास्त है और मंजूर हो चुकी है। जब इनकार कर रहे हो तो फिर यह दरख्वास्त बेकार हो चुकी है। यह कहकर उसने दरख्वास्त को फाड़कर फेंक दिया। फिर पूछा, और कोई खिदमत? कलाम योंग ने कहा, हम अपने मेज़बानों के साथ बाहर तफरी के लिए जाना चाहते हैं। 11 बजे रात तक इजाज़त दे दी जाए। उसने एक इजाज़तनामे पर उनके नाम लिखकर दस्तखत किए। फिर वो कागज़ उन्हें दे दिया। वो जाने लगे तो उसी वक्त एक फौजी अफसर 2 मुसल्लह जवानों के साथ आया। फिर कहा, हॉल्ट, अभी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। फिर सलाम की तरफ उंगली उठाकर बोला, यू तुम इस कैंप से बाहर गए थे। तुम्हारे सामने एक फौजी अफसर और फौजी जवानों को कत्ल किया गया था, क्या यह दुरुस्त है? पारस ने फौरन ही कहा, नहीं, आपको गलत इतला दी गई है। अफसर ने उसे कहा, यू शट अप, मैं इस जवान से पूछ रहा हूँ। पारस सलाम के दिमाग में पहुंच गया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, देखिए मैं बाहर जरूर गया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता किस फौजी अफसर को और फौजी जवानों को मारा गया है और किसने मारा है। यहाँ से कई जवान और बूढ़े किसी न किसी ज़रूरत से बाहर जाते रहते हैं, आप इंचार्ज से पूछ लें। आज यहाँ से कितने लोग बाहर गए थे? फौजी अफसर ने इंचार्ज की तरफ देखकर कहा, हमें इन तमाम लोगों के नाम बताओ और इन्हें यहाँ लाओ जो कैंप से बाहर गए थे। पोरस उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा चुका था। उस अफसर ने कलाम योंग से कहा, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकती हैं। वो सब कैंप से बाहर आ गए। सलाम ने कहा, यह अच्छा हुआ कि जो फौजी अफसर और फौजी जवान मारे गए हैं उनका चशमदीद गवाह कोई नहीं है। कोई होता तो यह साबित हो जाता कि मैं वहां मौजूद था। उन्होंने 2 टैक्सियों को रोककर कहा, हम फन फेयर ग्राउंड चलेंगे। सलाम ने कहा, फिर वहां जाएंगे, कोई गड़बड़ ना हो।
वहां हमें कोई पहचानता नहीं है, कोई हमारे खिलाफ गवाह नहीं है, गड़बड़ कोई नहीं होगी। फनफेयर ग्राउंड में खेल तमाशे हैं और तरह तरह की तफरीह का सामान है। सलमा और राबिया खूब इंजॉय करेंगी। एक टैक्सी में कलाम, योंग, राबिया और पोरस बैठ गए। दूसरी टैक्सी में सलाम, सलमा और पारस बैठ गए। पारस और पोरस ने ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता किया कि वो अलग अलग टैक्सी में बैठकर जा रहे हैं, लेकिन एक ही तरह की बातें उनसे करेंगे। ये तय करने के बाद पोरस ने राबिया और उसके डैडी को देखा, फिर पूछा, आप लोग इस कैंप में क्यों रहते हैं? इतना अरसा गुजर चुका है, आपको जवान बच्चों के साथ किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहिए। कलाम ने पूछा, बेटे दूसरा मुल्क कौन सा है? अगर हम वहां जाएंगे तो रोजगार का मसला होगा, जवान बेटियों के साथ रिहाइश का भी मसला रहेगा। आप इन मसाइल की परवाह ना करें, सारे इंतजामात हो जाएंगे। राबिया ने पूछा, इंतजामात कैसे होंगे? क्या आप हमारे लिए जहमत उठाएंगे? जहमत की क्या बात है, आप लोगों के काम आना हमारा इंसानी फर्ज है। फिर आप मेरे हम मजहब हैं। मुझे तो पहली फुर्सत में आपके तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और मैं देर कर रहा हूँ। बेटे, दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग कम हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं और दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। मैंने कई बार सोचा कि अपने बच्चों को लेकर यूरोप की तरफ जाऊंगा और अपने भाई अब्दुल्ला को तलाश करूंगा। वो यूरोप के ही किसी मुल्क में है। पारस ने यह जाहिर नहीं किया कि वो उनके भाई अब्दुल्ला वास्ती साहब को अच्छी तरह जानता है। अब ये बातें राज में रखी जा रही थी। खुदा न खास्ता कलाम या उसके जवान बच्चों को गिरफ्तार किया जाता और उनसे गुलवाया जाता तो वो ये बात जरूर कहते कि दोनों जवानों ने यूरोप उनके भाई के पास पहुंचाना चाहते हैं। फिर मालूम होता कि भाई का ताल्लुक बाबा साहब के दायरे से है। इस तरह ये बात जाहिर हो जाती कि वहां थाईलैंड में ऐसे टेलीपैथी जानने वाले हैं जिनका ताल्लुक बाबा साहब के दायरे से है। सोनिया थाईलैंड आने से पहले ही वहां के सफीर के दिमाग में पहुंची हुई थी। अब उसके जरिए मुख्तलिफ ओहदेदारों और फौजी अफसरों के दिमागों में रफ्ता रफ्ता पहुंचने लगी थी। उनके ख्यालात पड़ने लगी थी। ये मालूम होता गया कि थाईलैंड के 25 फौजी अफसरान ऐसे हैं जो वहां के हुक्मरानों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। उन 25 अफसरान के खिलाफ मुहासबा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ऐसा करने से फौजी बगावत का अंदेशा था। सोनिया उन 25 अफसरान के दिमागों में बारी बारी जाने लगी। मुसलसल कोशिशें करते रहने के बाद वो 18 फौजी अफसरान के दिमागों तक पहुंच गई। बाकी 7 अफसरान से राब्ता न हो सका। उनके ख्यालात से पता चला कि वो 7 रिटायर्ड फौजी अफसर हैं। रिटायर्ड होने के बावजूद अपनी रिहाइश गाहों पर आराम नहीं करते हैं, कहीं मसरूफ रहते हैं। उनके बाकी 18 फौजी अफसरान से उनका सामना नहीं होता है, सिर्फ फ़ोन के जरिए राब्ता हुआ करता है। उन 18 फौजी अफसरान के ख्यालात पढ़कर इस बात की तस्दीक हो गई कि उन सबका ताल्लुक पालपोर्ट की कम्युनिस्ट पार्टी से है। लेकिन उन 18 अफसरान के ख्यालात ये न बता सके कि पालपोर्ट वाकई मर चुका है या बड़ी राजदारी से रुपोश रहकर जिंदगी गुजार रहा है। इस हद तक मालूम हुआ कि जो 7 फौजी अफसरान रिटायर्ड हैं और किसी का सामना नहीं करते हैं, वो बाज़ औक़ात उन 18 अफसरान को ऐसे अहकामात देते हैं जिनसे शुबा होता है कि वह अहकामात कहीं से मौसूल होते हैं और उनकी तामील वो सब कर रहे हैं। रात के 8 बजे उन 18 में से एक अफसर ने एक रिटायर्ड अफसर की फ़ोन कॉल मौसूल की। उस रिटायर्ड अफसर का नाम रॉबर्ट मॉन्ग था। उसने अफसर से पूछा, उन टेलीपैथी जानने वालों का कोई सुराग मिला? नो सर, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पूरे थाईलैंड में खुसूसन महाजिर कैंपों के अतराफ तलाश कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो और हमारे कितने वफादार हो। मुझे उन टेलीपैथी जानने वालों के बारे में सुबह से पहले मालूमात हासिल होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी करो। तुम तमाम जूनियर अफसरान को उनकी तलाश पर मामूर कर दो। उनको वार्निंग दो कि उन्हें सुबह तक उनका सुराग ना मिला और वो गिरफ्तार नहीं किए गए तो उन जूनियर अफसरान को कत्ल कर दिया जाएगा। सर, लाओस से आने वाली एक मुसलमान फैमिली महाजिर कैंप में है। उनके साथ एक औरत और 2 जवान अफराद को देखा जा रहा है और ये शुबा किया जा रहा है कि शायद वो टेलीपैथी जानते हैं। उस औरत को और उसके 2 जवान साथियों को इस तरह छेड़ो और परेशान करो कि वो ख्याल ख्वानी करने पर मजबूर हो जाएं। तमाम अफसरान और जूनियर अफसरान को हुक्म दो, जैसे उनकी टेलीपैथी का इंकशाफ हो फौरन ही उन्हें गोली मार दी जाए। जस्ट अ मिनट, मैं अभी बात करता हूँ। उसने फ़ोन पर होने वाली बात अधूरी छोड़ दी। सोनिया उस रिटायर्ड फौजी अफसर के दिमाग में पहुंच चुकी थी। वो एक जंगल के अंदर लकड़ी के कॉटेज में बैठा हुआ था। उसके साथ 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान बैठे हुए थे। उनमें से एक अफसर कह रहा था, प्लीज़ आप टेलीपैथी जानने वालों को गोली मारने का ऑर्डर ना दें, उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये मालूम करना चाहती है कि उन टेलीपैथी जानने वालों का ताल्लुक किस मुल्क से है, किस इदारे से है। उन्हें शुबा है कि वो बाबा साहब के इदारे से यहाँ आए हैं। उस अफसर ने तायद में सर हिलाया, फिर फ़ोन के जरिए बोला, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अभी हुक्म दिया था कि उन टेलीपैथी जानने वालों को गोली मार दी जाए, लेकिन यह हुक्म वापस लिया जाता है। उन्हें किसी भी तरह बड़ी होशियारी से गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फरार होने का मौका ना दिया जाए। यस सर, मैं उन लोगों को हर मुमकिन तरीके से जिंदा गिरफ्तार करके आप तक पहुंचाऊंगा। रिटायर्ड अफसर ने फ़ोन का राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर अपने पास बैठे हुए दोनों अफसरान से बोला, टेलीपैथी जानने वालों की मौजूदगी जाहिर नहीं हो रही है, जबकि फनफेयर गेट के सामने चंद अफराद बड़े ही पुरस्कार तरीके से हलाक किए गए। फिर जिस मेजर ने उन हलाक होने वालों से राब्ता किया था वो यकीन से कह रहा था
कि उन्होंने हलाक होने से पहले इस बात का एतराफ़ किया है कि एक टेलीपैथी जानने वाला मुकामी बाशिंदा वहां मौजूद था और वहां से जाने वाला था। दूसरे अफसर ने कहा, इसका मतलब है कि टेलीपैथी जानने वाला कोई मुकामी बाशिंदा और गैर मुल्की नहीं है, कोई गैर मुल्की है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे मुल्क में और आसपास के तमाम ममालिक में, मशरिक़ बईद में कोई भी टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। फिर एक मुकामी बाशिंदा कहाँ से टेलीपैथी सीख कर आ जाएगा? मुझे तो यकीन की हद तक शुबा है कि यहाँ बाबा साहब के दायरे से टेलीपैथी जानने वाले आए हैं और खुद को छुपा रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ हर शख्स अपनी ज़ात से पहले मोहब्बत करता है, फिर अपने हम मज़हब से करता है। उन टेलीपैथी जानने वालों से एक बुनियादी गलती हो चुकी है। उन्होंने यहाँ कर मुसलमान फैमिली से दोस्ती की है। अगरचे वो टेलीपैथी जानने वाली सलाहियतों को छुपा रहे हैं, लेकिन कल सुबह तक छुपा नहीं पाएंगे। एक रिटायर्ड अफसर ने कहा, भाई हम सुबह से शाम तक अपने ही मसाइल में उलझे रहते हैं। अब तो रात का अंधेरा फैल गया है, तफरीह का सामान तो होना चाहिए। इम्पोर्टेड विस्की है लेकिन शराब के साथ शबाब नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही एक फौजी जवान ने अंदर आकर उन्हें सलूट किया, फिर कहा, सर एक मुखबर आया है, उसके साथ 3 औरतें हैं। एक अफसर ने मुस्कुराकर अपने साथियों से कहा, देखो अभी कुछ और मांगते तो मिल जाता, तुमने जिसकी फरमाइश की वो चीजें आ पहुंची हैं। उसने जवान से कहा, जाओ उन्हें अंदर भेज दो। वो चला गया। थोड़ी देर बाद एक फौजी मुखबर 3 जवान औरतों के साथ वहां आया। उन तीनों अफसरान ने औरतों को सर से पैर तक देखा, फिर कहा, बहुत खूब, वहां बैठो, अभी हम बातें करते हैं। एक रिटायर्ड अफसर ने मुखबर से पूछा, कोई खास खबर? अभी 10 मिनट पहले इतला मिली है कि मुसलमान फैमिली 2 अफराद के साथ कैंप से निकलकर फनफेयर ग्राउंड की तरफ गई है। तुम रिटायर्ड मेजर के पास जाओ, उनसे कहो उन 2 जवानों और मुसलमान फैमिली के बारे में हमारे दूसरे जूनियर अफसरान को इतला दें। उनसे कहा जाए कि उन लोगों को गिरफ्तार करके एक खुफिया सेल में पहुंचाया जाए, उनसे हकीकत उगलवाई जाएगी। मुखबर हुक्म सुनकर सलूट करने के बाद वहां से चला गया। उन तीनों अफसरान ने तीनों हसीन औरतों को देखा। एक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? एक औरत बड़े नाजो अंदाज से उठकर टहलने के अंदाज में चलती हुई उन अफसरान के करीब आई, फिर एक कुर्सी पर बैठकर बोली, मैं कहाँ रहती हूँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरा नाम क्या है ये भी मैं यकीन से नहीं कह सकती, क्योंकि नाम बदलती रहती हूँ। तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो, जैसा कह रही हो वैसी औरतें तो बड़ी पुरस्कार होती हैं। तुमने ठीक समझा है, मैं बहुत पुरस्कार हूँ। मेरी असलियत मालूम होगी तो शराब की बोतल खोलना भूल जाओगे। तीनों ने गहरी संजीदगी से उसे देखा, फिर पूछा, क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? शायद तुम मेरा नाम नहीं जानते, लिहाजा अमरीकी खुफिया एजेंसी वालों से पूछ सकते हो कि नीलमा कौन है। क्या तुम्हारा नाम नीलमा है? मुझसे सवालात करोगे तो वक्त ज़ाया होगा, बेहतर है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी वालों से रब्ता करो। उस अफसर ने फ़ोन के जरिए रब्ता किया, फिर वहां के इंचार्ज से पूछा, क्या आप लोग नीलमा नामी किसी औरत को जानते हैं? इंचार्ज ने पूछा, नीलमा? उसने ज़रा गौर किया, फिर कहा, हाँ, एक बहुत ही खतरनाक टेलीपैथी जानने वाली औरत का नाम नीलमा था। वो आत्मा शक्ति के जरिए अपना जिस्म बदल लिया करती थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। रिटायर्ड फौजी अफसर ने कहा, लेकिन वो तो जिंदा है, अभी हमारे सामने मौजूद है। इंचार्ज ने हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? नीलमा तो बहुत पहले ही मर चुकी है। ऐसी हराम मौत उसे नसीब हुई थी कि उसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए थे। सोनिया उस इंचार्ज के दिमाग में पहुंच चुकी थी। वो कहका लगाकर बोली, हाँ, मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ गए थे, लेकिन तुम सब ये भूल गए कि मैं किसी दूसरे जिस्म में समा सकती हूँ। सब यही जानते कि मेरी मौत हुई तो वो मेरा आखिरी जिस्म था। सब ने हिसाब में और गिनती में गलती की थी, ये कोई नहीं जानता था। एक जिस्म और बाकी था जिसमें समाकर मैं आज इस दुनिया में जिंदा हूँ। खुफिया एजेंसी के इंचार्ज ने फ़ोन के जरिए कहा, मैं अपने दिमाग में नीलमा की बातें सुन रहा हूँ। आप फ़ोन बंद करें, मैं थोड़ी देर बाद आपसे रब्ता करूँगा। आपके सामने जो नीलमा मौजूद है उसे फ़िलहाल किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाएं, वरना बात बिगड़ जाएगी। उस इंचार्ज ने फ़ोन का रब्ता ख़त्म करने के बाद कहा, मैडम नीलमा, हम मानते हैं कि हमसे हिसाब में गलती हुई होगी। तुमने एक दूसरा जिस्म हासिल कर लिया और अब तक जिंदा हो, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि मशरिक़ बईद में क्या करने आई हो। मैंने बहुत दिनों तक खामोश रहकर फैसला किया है कि कहाँ ज़्यादा परेशानियों से और टेलीपैथी जानने वालों की दुश्मनी से महफूज रह सकती हूँ। ये सोचकर मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मशरिक़ वस्ता में और मशरिक़ बईद में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। यहाँ कोई आकर मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। मगर देख रही हूँ मुझसे पहले ही दुश्मन यहाँ मौजूद हैं। क्या तुम्हारी तदबीर नाकाम नहीं हो रही है? क्या तुम इन इलाकों में अपने मुखालफिन से महफूज रह सकोगी? मैंने इतने अरसे तक खामोशी इख्तियार करके अपने लिए ठोस हिफाजती इंतजाम किए हैं। मैंने अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों में से 2 टेलीपैथी जानने वालों को बड़ी खामोशी से ट्रैप किया है और अब वो दोनों मेरे मातहत हैं। अमेरिका ने माजी में ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए इतने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए थे कि उनकी ज़िंदगी का और मौत का और उनकी बगावत का और उनके दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के मामूल बन जाने का कोई हिसाब नहीं था। वो हिसाब नहीं कर सकते थे कि उनके किन 2 टेलीपैथी जानने वालों को नीलमा ने ट्रैप किया और उन्हें अपना मामूल बनाया। सोनिया ने इंचार्ज के दिमाग में कहा, दूसरी हिफाजती तदबीर ये कर चुकी हूँ कि मैंने दोबारा तपस्या की है, फिर से अपनी आत्मा शक्ति मुकम्मल की है।
अब मैं आइंदा 7 जिस्म बदल सकती हूँ। कोई मुझे हलाक करने के बावजूद भी मुर्दा नहीं बना सकेगा। इंचार्ज ने कहा, तुम माजी में मुसलमानों की दुश्मन थी, इस बार तुम मुसलमान फैमिली से दोस्ती क्यों कर रही हो? ये मेरी हिकमत अमली है। मैंने अब तक यही देखा है कि जितने मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले हैं वो हमेशा दूसरों पर हावी रहते हैं। तुम्हारे अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों की ऐसी की तैसी करते रहते हैं। लिहाजा मैंने मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों की हमदर्दी हासिल करने और उनका एतमाद हासिल करने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार किया है। मैं मुसलमान फैमिली का साथ देकर ही यहाँ तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले यहाँ मेरे मामलात में मदाखलत करने आएंगे तो मैं मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों से इल्तिजा करूँगी, वो तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों के मुकाबले में मेरी मदद करेंगे। ये बात तुम लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमान मेरी हमायत करें या ना करें, लेकिन जिन मुसलमानों की मैं मदद करें उनकी मदद करने वो ज़रूर आएंगे। इस तरह मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तुम हमसे समझौता करो, हम यकीन दिलाते हैं कोई अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे खिलाफ महाज बनाने के लिए नहीं आएगा। मैं तुम लोगों पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मैं आखिरी वक्त तेजपाल वगैरह की साजिश से मारी गई थी, उसी तेजपाल को तुम लोगों ने सर पर बिठा रखा है। हमारे दरमियान समझौता नहीं होगा, ये बात अपने अमरीकी अकाबरीन को बता दो। सोनी उस औरत के दिमाग में आ गई जिसे आलाकार के तौर पर नीलमा बनाया था। उसके सामने 3 रिटायर्ड फौजी अफसर बैठे हुए थे, जिनमें से एक का नाम रॉबर्ट वोंग था। वो बोली, मिस्टर रॉबर्ट, अब तुम खुफिया एजेंसी वालों से रब्ता करके मालूम कर सकते हो कि मेरी हकीकत क्या है और इतनी जहमत करने की ज़रूरत ही क्या है। अभी मैं टेलीपैथी का मुजाहरा करती हूँ, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक रिटायर्ड अफसर ने अपना रिवॉल्वर निकाला। सोनिया ने कहा, ओहो, इतनी जहमत कर रहे हो, इसे वापस रख लो। दूसरे लम्हे उसने उसे वापस अपने लिबास में रख लिया। फिर हैरानी से सोचने लगा, इसने इसकी बात क्यों मान ली, क्यों रिवॉल्वर को अपने लिबास में रख लिया। सोनिया ने कहकर लगाकर कहा, यकीन कर लो मैं नीलमा हूं, अभी तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकती हूँ। रॉबर्ट वोंग ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम यहाँ तन्हा टेलीपैथी जानने वाली हो। हम 3 हैं, तुम एक को मजबूर करोगी तो बाकी 2 तुम पर गोलियां चला सकती हैं। कैसे गोलियां चलाओगे, जबकि तुम्हारा अमरीकी बाप कह चुका है हमें जिंदा गिरफ्तार करना चाहिए, वरना अपने बाप के चमचों से पूछो कि गोली मारने के बाद मैं मर जाऊंगी या दूसरा जिस्म हासिल करके फिर से जिंदा हो जाऊंगी। उसी वक्त रॉबर्ट वोंग को अपने दिमाग में एक मर्दाना सोच का लहजा सुनाई दिया। वो कह रहा था, हेलो मिस्टर रॉबर्ट, मैं अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला आंद्रे बोल रहा हूँ। अभी खुफिया एजेंसी के इंचार्ज के जरिए पता चला है तुम्हारे पास नीलमा पहुंची हुई है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, मैं अभी उससे निमट रहा हूँ। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले आंद्रे का मतलब ये था कि अली बोल रहा था। वो जानता था कि उसकी मम्मा सोनिया नीलमा बनकर वहां पहुंची हुई है। उसने रॉबर्ट वोंग की जुबान से कहा, हेलो नीलमा, मैं एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला आंद्रे बोल रहा हूँ। हम नहीं चाहते ख्वामखा तुम हमारी दुश्मन बन जाओ या हम तुमसे दुश्मनी करें। समझौते के और दोस्ती के बहुत से रास्ते निकाले जा सकते हैं। तुम आंद्रे हो या बांद्रे हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर इतना ज़रूर पूछूंगी, तुम लोग दुनिया के आखिरी सिरे में रहते हो, यहाँ मरने क्यों आ गए हो? नीलमा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सियासत किसी एक घर तक या एक मुल्क तक महदूद नहीं रहती। जब ये फैलती है तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक फैलती हुई सारी दुनिया में पहुंच जाती है। अब हमारे ये सियासी किरदार है कि हम यहाँ के लोगों को कम्युनिस्ट गोरीलों से महफूज रखें। सोनिया ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये नहीं समझते कि मैं टेलीपैथी के जरिए हकीकत मालूम कर चुकी हूँ। तुम लोग खुद कम्युनिस्ट गोरीले हो। बज़ाहिर तुमने थाईलैंड के फौजियों की वर्दी पहन रखी है। तुम बहुत ही सख्त और नामुनासिब अंदाज में गुफ्तगू कर रही हो। ये जाहिर कर रही हो कि किसी तरह भी दोस्ती नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमारी दुश्मनी भी तुम देख लोगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 अफसरान को नुकसान पहुँचाओगी, उसके बाद क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। हमारे कितने टेलीपैथी जानने वाले हैं, यहाँ इस तरह तमाम अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमा कर रखेंगे कि तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। ये चैलेंज कबूल है। अभी थाईलैंड के मरकज़ बैंकॉक में इन फौजी अफसरान के पास जाओ जो यहाँ के अहकामात की तामील करते हैं। मेरे दोनों मातियत उन्हें जाने नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। मैं अभी जा रहा हूँ, ये साबित कर दूंगा कि उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। खामोशी छा गई। अली जानबूझकर चुप हो गया। ये जाहिर कर रहा था कि वो वहाँ से जा चुका है। वो अपनी मम्मा सोनिया के साथ उन तीनों अफसरान के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। बाद में मालूम हुआ था कि पालपोर्ट जिंदा है, एक ऐसी खुफिया पनागा में रहता है जिसका इल्म उन तमाम खास रिटायर्ड अफसरान को भी नहीं है। वह फ़ोन के जरिए भी गुफ्तगू नहीं करता था, उससे वायरलेस के जरिए रब्ता होता था। इस तरह यह मालूम करना मुश्किल था कि वो खुफिया पनागा कहाँ है। सोनिया ने रॉबर्ट को मजबूर किया कि वो वायरलेस के जरिए पालपोर्ट से रब्ता करे। उसने हुक्म की तामील की, वायरलेस के जरिए रब्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद रब्ता हो गया। वो इशारों की ज़ुबान होती है, कोई अपनी ज़ुबान से नहीं बोलता, बल्कि टारे टका टका जैसी अशाराती ज़ुबान से अपने मतलब बयान किए जाते हैं। उससे रिटायर्ड फौजी अफसर रॉबर्ट वोंग ने इशाराती ज़ुबान में कहा,
मिस्टर पालपोर्ट, हम बड़ी मुसीबतों में हैं। वो टेलीपैथी जानने वाली औरत जो थाईलैंड में पहुंची हुई थी, उसका नाम नीलमा है। वो आत्माशक्ति भी जानती है। अगर उसे गोली मार दी जाए तो वो मरती नहीं है, अपना मुर्दा जिस्म छोड़कर किसी दूसरे जिस्म में समा जाती है। दूसरी तरफ से पालपोर्ट ने पूछा, क्या इस सिलसिले में अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं? इस बार सोनिया रॉबर्ट वांग के दिमाग पर कब्जा जमाकर उस वायरलेस के जरिए बोली, मैं नीलमा बोल रही हूँ। इस वक्त रॉबर्ट वांग के दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। तुम कब तक चूहे की तरह बिल में छुपे रहोगे? मैं तो हलक में हाथ डालकर कलेजा निकाल लेती हूँ। वायरलेस बंद करने से पहले ये सुन लो कि तुम्हारी उम्र बहुत कम रह गई है। अभी तुम्हें कम्युनिस्ट गुरीलों की पुश्तपनाही करने वाले इन तमाम दोगले फौजी अफसरों को जहन्नुम में पहुंचाती रहूंगी। इसी दौरान मैं तुम्हारी शारक तक पहुंच जाऊंगी। तुम अपने लिए मजीद हिफाजती इंतजाम करो। टेलीपैथी तो एक बला है ही, लेकिन नीलमा कितनी खतरनाक बला है, ये अमरीकी अकाबरीन से पूछो। दैट्स ऑल। तुम्हारी जिंदगी का भी दैट्स ऑल होने वाला है। सोनिया ने राब्ता खत्म कर दिया, लेकिन पालपोर्ट के दिलो दिमाग में खौफ और दहशत का आगाज भी कर दिया। अब उसकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, भूख भी मर जाएगी। शायद वो अमरीकी अकाबरीन से राब्ता कर रहा होगा। उधर सोनिया ने रॉबर्ट वांग से कहा, हॉटलाइन पर अमरीकी अकाबरीन से गुफ्तगू करो। वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में टेलीपैथी की बला पहुंची हुई थी, लिहाजा उसने राब्ता किया। फिर एक आला फौजी अफसर से कहा, मैं थाईलैंड से रॉबर्ट वांग बोल रहा हूँ। इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। नीलमा हमारे पास मौजूद है और हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक करने वाली है। सोनिया ने उसी आवाज में कहा, हाँ, मैं जो शुरू करने वाली हूँ उसका इल्म तुम लोगों को होना चाहिए। ये देखो, जो बोल रहा है वो अभी खुदकुशी करेगा। रॉबर्ट वांग ने अपने सामने रखे हुए रिवॉल्वर को उठाया, फिर इसकी नाल अपनी कनपट्टी से लगाकर ट्रैगर को दबा दिया। दूसरी तरफ अमरीकी फौज के आला अफसरान को ठाएं से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, हेलो हेलो रॉबर्ट वांग, ये कैसी आवाज थी? दूसरे दो फौजी अफसरों ने भी रिसीवर उठाकर अपनी अपनी कनपट्टी पर गोली चलाई। तीसरे अफसर ने मौत से पहले कहा था, अब तो समझ लो ये मौत की आवाजें हैं। मौत के वक्त अक्सर 3 हिचकियां आती हैं। तीसरे अफसर के रिवॉल्वर ने तीसरी हिचकी सुनाई, फिर खामोशी छा गई। ऐसे हालात थे कि अमरीकी अकाबरीन को सर जोड़कर बैठना पड़ा। एक इजलास में फौज के काला अफसर ने कहा, हम कभी सोच में नहीं सकते थे कि दुनिया के इस हिस्से में टेलीपैथी जानने वालों से हमारा टकराव होगा। दूसरे आला अफसर ने कहा, और ये बात किसी पेचीदगी के बगैर समझ में आएगी कि वो टेलीपैथी जानने वाले बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखती हैं। इजलास तलब करने वाले आला अफसर ने कहा, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन पेचीदगी पैदा हो गई है। वहाँ टेलीपैथी जानने वाली एक औरत है और वो नीलमा है। एक हाकिम ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी थी, लेकिन उसने सबको धोखा दिया था। सबसे यही कहती रही कि वो उसका आखिरी जिस्म है और मर जाने के बाद वो कोई दूसरा जिस्म हासिल नहीं कर सकेगी। दरअसल वो ऐसी बातें कहकर दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को फरेब में मुब्तला करती रही थी। अब उसका बयान है कि जब सोनिया ने उसे हलाक किया तो उसकी आत्मा 7वें जिस्म में चली गई थी। ऐसा है तो वो इतने अरसे तक क्यों खामोश रही? इससे पहले भी नीलमा एक तवील अरसे तक रूपोश रही थी और ये कहती रही थी कि वो अपने जवान बेटे को तलाश कर रही है। जब वो मिल जाएगा तो खुद को मंजर-ए-आम पर लाएगी। वो तो उसके अपने बेटे का मामला था, लेकिन इस बार वो क्यों इतने अरसे तक खामोश और रूपोश रही? उसने आत्मशक्ति हासिल करने के लिए ऐसा किया था और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से दूर रहने के लिए वो मशरक़ बईद में पहुंची है। अब वहां हमसे सामना हो रहा है, इसलिए हमारे अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को उसके खिलाफ महाजराई करना होगी। एक आला हाकिम ने पूछा, हमें उसके नीलमा होने पर किस हद तक यकीन करना चाहिए? वैसे क्या सोनिया या बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक रखने वाली कोई औरत हमें धोखा नहीं दे रही है? ऐसे इम्कानात हैं। पहले हमें इस बात की तस्दीक करनी होगी कि नीलमा वाकई 7वें जिस्म में गई थी और इसलिए अब तक जिंदा है। तस्दीक कैसे की जाएगी? मैंने इजलास तलब करने से पहले एल्पा से रब्ता किया था और उसे ये बातें बताई थी। उसने कहा है कि नीलमा जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन शुबा भी जाहिर किया कि उसने धोखा दिया होगा और 7वें जिस्म में चली गई होगी। यानी एल्पा के पास ये हिसाब नहीं है कि नीलमा के पास एक और जिस्म में जाने की गुंजाइश थी या नहीं। मेरा ख्याल है कि ये हिसाब, ये जिस्मों की गिनती दूसरा कोई नहीं जानता होगा, सिर्फ नीलमा ही जानती होगी। जब सोनिया ने नीलमा को हलाक किया था तो नीलमा की उन दिनों नारंग के साथ दोस्ती थी, वो उसके साथ ही रहा करती थी। नारंग को जरूर मालूम होगा कि उसके पास 7वें जिस्म की गुंजाइश थी या नहीं। नारंग को भी नहीं मालूम होगा। उसकी मौत के बाद वो यही कहता रहा था कि सोनिया ने उसको हलाक कर दिया है, अब वो दोबारा दुनिया में नहीं आएगी। वो सब थोड़ी देर तक खामोश रहे, अपने अपने तौर पर सोचते रहे। फिर एक आला हाकिम ने कहा, अगर वो सोनिया नहीं है और बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक रखने वाली दूसरी औरत भी नहीं है तो फिर हमारे हक में अच्छा है। वो नीलमा होगी तो उससे समझौता किया जा सकता है। थाईलैंड में हमारी खुफिया एजेंसी के इंचार्ज ने यह कोशिश की थी। नीलमा उसके दिमाग में आकर बोल रही थी और सख्ती से कह रही थी कि समझौता किसी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि वो अब तक मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों के खिलाफ रहकर बहुत नुकसान उठा चुकी है।
अमरीकी अकाबरीन कभी उसके काम नहीं आए और नारंग जैसा आत्माशक्ति और टेलीपैथी जानने वाला भी उसे आखिरी वक्त में सोनिया से ना बचा सका। एक फौजी अफसर ने कहा, नीलिमा को यकीन दिलाया जा सकता है कि पहले की बात और थी। अब तो अमेरिका में कई टेलीपैथी जानने वाले हैं, वो सब मिलकर नीलिमा का साथ देंगे। अभी तो इब्तदा है। नीलिमा ने पहली बार गुफ्तगू की और हमारी मुखालफत में बोलती रही। दूसरी बार राब्ता करेगी या हम अपने टेलीपैथी जानने वालों से राब्ता करेंगे तो उसे किसी तरह समझाएंगे, यकीन दिलाएंगे कि हमारे पास टेलीपैथी जानने वालों की फौज है। इस मामले में देर नहीं करना चाहिए। हमारे खास टेलीपैथी जानने वालों को नीलिमा से राब्ता करना चाहिए। हमारे एक टेलीपैथी जानने वाला आंद्रे थाईलैंड में एक रिटायर्ड अफसर के दिमाग में गया था। वहां उसने नीलिमा से बातें की थी। जब वो दोस्ती और समझौते पर राजी नहीं हुई तो आंद्रे ने उसे समझाया कि वो अकेले कितने टेलीपैथी जानने वालों का मुकाबला कर सकेगी। इस पर उसने बताया कि वह हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर चुकी है और उन्हें अपना मामूल और महकूम बना चुकी है। एक हाकिम ने कहा, यानी हमारी नादानिस्तगी में वो पहले ही हमें नुकसान पहुंचा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में हमारे सियासी मकासद को नुकसान पहुंचा रही है। उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। कोई नया टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो जाए तो बड़े बड़े ममालिक के अकाबरीन तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले इस तजस्सुस में परेशान रहते हैं कि वो नया कौन है, कहाँ से आया है और आइंदा क्या करने वाला है। वैसे नीलिमा को तो दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले खूब पहचानते थे। ये समझते थे कि एक अरसे तक रूपोश रहकर मंजर आम पर आई है तो मुकम्मल तैयारियों के बाद आएगी। मुख्तलिफ महाज बनाने वालों में एक तेजपाल था। उसने 4 टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल बनाया था, लेकिन अपनी जहानत और हिकमत अमली से उनका काबिल एतमाद रहनुमा बना हुआ था। इस तरह वो जब चाहता अमरीकी अकाबरीन के खिलाफ भी उन 4 को इस्तेमाल कर सकता था। एक तरह से तेजपाल अमरीकी अकाबरीन के खिलाफ था। इसीलिए वो अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों को कभी अमरीका की तरफ रुख करने की इजाज़त नहीं देता था। वो 4 भी इस हिकमत अमली को समझते थे कि अमरीकी अकाबरीन के ज़ेरे असर रहेंगे तो उन्हें अपना मामूल और महकूम बना लेंगे। फिर अपनी उल्टी सीधी प्लानिंग से उन्हें दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों के शिकंजे में पहुंचा देंगे। टेलीपैथी का दूसरा महाज अली तैमूर ने बनाया था। वो अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले आंद्रे नामी एक जवान की हैसियत से तमाम अमरीकी अकाबरीन के आंखों में धूल झोंक रहा था। अमरीकी अकाबरीन मुतमईन थे कि आंद्रे और उसके 5 टेलीपैथी जानने वाले साथी भी उनके वफादार हैं। देखा जाए तो अमरीकी अकाबरीन तेजपाल और अली तैमूर के जरिए मुसलसल धोखा खा रहे थे। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले ने आंद्रे और उसके 5 साथियों पर तनवीमी अमल किया था। वो सब अली के मामूल बने हुए थे। अली जब चाहता उन 6 टेलीपैथी जानने वालों को उन्हीं के मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। अमरीकी अकाबरीन के खिलाफ बगावत करा सकता था, लेकिन अभी उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मीठा बनकर, दोस्त बनकर, मातियत बनकर उनके सामने से चूंटी नहीं गुजार रहा था, पीछे से हाथी गुजारता जा रहा था। दुश्मनों को खुश और मुतमईन रखने का यह भी एक कामयाब तरीका था। इसके नताइज खातिर ख्वाह रहा करते थे। टेलीपैथी की दुनिया में तीसरा महाज नारंग ने कायम किया था। उसने अब तक दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन एल्पा के लिए बड़े मसाइल पैदा करता रहा था और वह कुछ अरसे से गुमनाम हो गया था। ये सिर्फ एल्पा और भीमा जानते थे कि वह आत्मा शक्ति हासिल करने वाली तपस्या में मसरूफ है। अगर उसे मालूम हो जाता कि नीलिमा दोबारा इस दुनिया में आ गई है तो वो ख्वामखा परेशानियों में मुब्तला हो जाता। तपस्या के दौरान में भी यही ख्याल उसे तंग करता रहता कि नीलिमा किसी वक्त भी उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी तपस्या भंग कर सकती है। टेलीपैथी का सबसे ज़बरदस्त महाज एल्पा ने कायम कर रखा था। वो किसी पर एतमाद नहीं करती थी। बरसों से तनहा रहकर दुश्मनों का मुकाबला करती आई थी। कभी नाकाम होती रही थी और अक्सर कामयाब भी होती रही थी। उसने नीलिमा के मुतल्लिक सुना तो वो भी कुछ तशवीश में मुब्तला हो गई। अगरचे उसके पास जेकब रॉबिन जैसा जादूगर था, उसके दिमाग में कोई भी टेलीपैथी जानने वाला नहीं आ सकता था। उसे किसी किस्म का अंदेशा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जानती थी कि दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करके तवक्को के खिलाफ नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो जेकब रॉबिन से बोली, एक नई और नाकाबिल यकीन इत्तला मिली है। कुछ अरसे पहले नीलिमा मर चुकी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जिंदा है और थाईलैंड में। क्या ये वही नीलिमा है जो आत्मा शक्ति जानती थी और आखिरी जिस्म में रहने के बायस सोनिया के हाथों हलाक हो गई थी? हाँ, उसी नीलिमा की बात कर रही हूँ। उसने अमरीकी फौज के आला अफसर और अमरीकी खुफिया एजेंसी वालों के दिमागों में जाकर यह बयान दिया है कि जब उसकी मौत हुई थी तो वो उसका आखिरी जिस्म नहीं था। उसने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से यह हकीकत छुपा रखी थी कि उन दिनों वो एक छठे जिस्म में थी और उसके लिए 7वें जिस्म में जाने की गुंजाइश रह गई थी। जब वो कह रही है तो यही हकीकत होगी। क्या तुम्हें कोई शुबा है? हो सकता है कि सोनिया फ्रॉड कर रही हो या बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक रखने वाली कोई दूसरी औरत हो। अमेरिका थाईलैंड में पालपोर्ट की पुश्त पनाही कर रहा है। वहां अपने तौर पर सियासी साजिशों में मसरूफ है। बाबा साहब के दायरे वाले ये पसंद नहीं करते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर मुल्क में जाकर अपनी बर्तरी का मुजाहरा करते रहे। इसीलिए यह ख्याल आता है कि सोनिया या बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक रखने वाली कोई औरत वहां जाकर अमरीकी अज़ाइम के खिलाफ रुकावट बन रही है। तुम्हारे ये ख्याल दुरुस्त हो सकता है,
सोनिया या उस इदारे की टेलीपैथी जानने वाली कोई औरत खुद को नीलिमा बनाकर पेश कर सकती है। क्या तुम काले जादू के अमल से हकीकत मालूम कर सकते हो? मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। मुश्किल इस तरह है कि नीलिमा खुद थाईलैंड में नहीं होगी, उसने अपनी किसी डमी को वहां रखा होगा। मैं कोई भी काला अमल करूंगा तो वो उस डमी तक पहुंचेगा। वो ख्वाह नीलिमा हो, सोनिया हो या कोई और हो, हमारा अमल उन पर असर नहीं करेगा। हो सकता है नीलिमा अपनी डमी के अंदर अपनी आवाज़ और लहजे में बोल रही हो। फिर तो मैं काले अमल के जरिए उसकी असलियत मालूम कर लूंगा। तुम उसके पास जाओ और उसके लब लहजे को अच्छी तरह याद करके मुझे सुनाओ। एल्पा ने अमरीकी फौज के आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर उसे मुखातिब नहीं किया। खामोशी से मालूम करने लगी कि जिस नीलिमा ने उसे मुखातिब किया था उसका लबो लहजा क्या था। वो आला अफसर बड़ी देर तक सोचता रहा, कई तरह की आवाज़ों लबो लहजे को जहन में लाता रहा। फिर उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए आंद्रे यानी अली तैमूर को मुखातिब किया। मेरे दिमाग में आकर नीलिमा की आवाज़ और लबो लहजे को 2-4 बार दोहराओ, मैं अपने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को सुनाना चाहता हूँ। अली ने कहा, मुझे भी उसकी आवाज़ और लहजे को दोबारा याद करके अच्छी तरह अपने जहन में नक्श करना होगा, फिर मैं आपको बता सकूंगा। आप कम से कम 2-4 मिनट इंतज़ार करें, मैं अभी आपसे रब्ता करूंगा। अली ने मोबाइल फ़ोन बंद किया, फिर फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया से रब्ता किया। हेलो मामा, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ का आला अफसर आपकी आवाज़ और लबो लहजे को अपने दिमाग में सुनना चाहता है। कह रहा है कि वो दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को आपकी आवाज़ और लबो लहजा सुनाएगा। सोनिया ने कहा, तुम तो जानते हो कि जब हम सब अपनी शख्सियत तब्दील करते हैं तो आवाज़ और लबो लहजा भी बदल देते हैं। तुम उन्हें मेरी मौजूदा आवाज़ और लबो लहजा सुना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोनिया ने अली को इजाज़त दे दी, मगर अली सोचने लगा, पता नहीं वो फ़ौज का आला अफसर किस टेलीपैथी जानने वाले को उसकी मम्मा की आवाज़ और लबो लहजा सुनाना चाहता है। ये ज़रूर मालूम करना चाहिए। उसने आला अफसर के दिमाग में आकर कहा, मैं आंद्रे बोल रहा हूँ, आप नीलिमा की आवाज़ और लबो लहजे को अपने जहन में नक्श कर लें। वो सोनिया की फर्जी आवाज़ और लबो लहजा सुनाने लगा। 2-3 बार सुनाने के बाद बोला, मेरे लायक कोई और खिदमत नहीं, बस मैं इतना ही मालूम करना चाहता था, तुम जा सकते हो। अली ने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फिर एक बार नीलिमा के पास पहुंचने की कोशिश करूं। हाँ, हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को वक्तन फवक्तन उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है उसका कोई खुफिया पता ठिकाना मालूम हो जाए या उससे कोई समझौता हो जाए। मैं कुछ ना कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगा, अब जा रहा हूँ। ये कहकर वो उसके दिमाग में खामोश हो गया। वहां थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर बेजौन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इस आवाज़ को नोट कर लिया है और लबो लहजे को भी जहन में नक्श कर लिया है। बहरहाल मैं नीलिमा से रब्ता करूंगा और उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करूंगा। बेजौन चला गया। अली वहां खामोशी से मौजूद था। एल्पा भी खामोश थी। उसने नीलिमा की आवाज़ और लबो लहजे को अपने जहन में नक्श कर लिया था। इसके अलावा उसने अली और बेजौन की आवाज़ें भी सुनी थी। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर जेकब रॉबिन से बोली, मैंने नीलिमा के लबो लहजे को अच्छी तरह अपने जहन में नक्श कर लिया है, लेकिन मैं खुद ख्याल ख्वानी के जरिए नीलिमा के पास जाऊंगी तो वो चुड़ैल मेरे सर पर सवार हो जाएगी। वो यही कहेगी कि मैं उसके मामलात में मदाखलत करने थाईलैंड पहुंची हूँ। इस तरह वो मेरे मामलात में मदाखलत करती रहेगी। जेकब रॉबिन ने कहा, तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। यही मैं सोच रही हूँ, क्या भीमा को वहां भेजा जाए? यह ठीक रहेगा। भीमा को उसे उलझा दिया जाए, वो उसे निमट लेगा या फिर उससे मात खा जाएगा। वो ख्याल ख्वानी करना चाहती थी। जेकब ने कहा, जरा ठहरो, तुमने भीमा से वादा किया था कि उसकी लाइफ पार्टनर बन जाओगी। कभी कभी 2-4 दिन के लिए हिंदुस्तान जाकर उसके पास रहा करोगी और कभी भीमा तुम्हारे पास आ जाया करेगा। अब उसके पास जाओगी तो वो यही सवाल करेगा। मैं उसके पास कल ही जाना चाहती हूँ। क्या तुमने डमी मुकम्मल कर दी है और तुम्हें यकीन है कि वो अपने काले जादू के जरिए इस डमी की असलियत मालूम नहीं कर पाएगा? मुझे पूरा यकीन है उसका बाप भी इस डमी की असलियत मालूम नहीं कर सकेगा। ठीक है, मैं भीमा से कहूंगी कि कल की फ्लाइट से आ रही हूँ और मुंबई एयरपोर्ट में शाम 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। क्या तुम अपनी प्लानिंग से मुतमईन हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें दिन रात 24 घंटे अपनी डमी के दिमाग में नहीं रहना पड़ेगा? मैं अपनी प्लानिंग से बिल्कुल मुतमईन हूँ। तुम एक बार फिर यकीन दिला दो कि अगर मेरी डमी जख्मी हो जाएगी या ये तासुर देगी कि जख्मी होने के बायस या बीमार होने के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही तो भीमा को शुबा नहीं होगा। अगर शुबा होगा तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए या काले जादू के जरिए डमी की असलियत मालूम नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें यकीन दिला चुका हूँ। तुम मुतमईन होकर अपनी डमी को यहाँ से रवाना कर सकती हो। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए उस आलाकार को मुखातिब किया जिसके दिमाग में रहकर वो भीमा से गुफ्तगू किया करती थी। उसने उस आलाकार से कहा, भीमा को इतला दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उस आलाकार ने मोबाइल फ़ोन के जरिए भीमा से रब्ता किया, फिर उसे इतला दी। भीमा इतला मिलते उसके दिमाग में आया, फिर बोला, हेलो अल्पा, क्या बात है? तुमने अभी तक बताया नहीं कि मेरे पास कब आ रही हो। मैं यही बताने आई हूँ। फिर तो ये मेरी खुशकिस्मती है, क्या आज ही आ रही हो? कल सुबह की फ़्लाइट से रवाना हो जाऊंगी और शाम 5 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट में तुमसे मुलाकात हो सकेगी। मैं आज ही मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं एक बहुत ही अहम खबर तुम्हें सुनाना चाहती हूँ।
ऐसी क्या अहम खबर है? तुमने नारंग की जुबान से नीलिमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हाँ, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि वो फिर से जिंदा हो गई है। ये क्या कह रही हो? ये तो नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन इसलिए नहीं है कि हम सबके पास उसकी आत्मशक्ति का हिसाब नहीं था। सब यही समझ रहे थे कि जब उसकी मौत सोनिया के हाथों हुई तो वो उसका आखिरी जिस्म था, जबकि वो आखिरी नहीं था, उसके पास सातवें जिस्म की गुंजाइश थी। हे भगवान! फिर तो उसने बड़ी मक्कारी दिखाई है। हम सब धोखे में रहे और उसने सातवां जिस्म हासिल कर लिया। क्या उसने आत्मशक्ति फिर से हासिल की है? उसका बयान है कि वो इतने अरसे तक इसीलिए खामोश रही कि आत्मशक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करती रहे। फिर यह भी प्लानिंग की थी कि तमाम टेलीपैथी जानने वालों से दूर मशरिक बईद में जाकर रहेगी। इसी प्लानिंग पर अमल करने के बायस वो इतने अरसे तक रूपोश रही थी। उसने बड़ी चालाकी से और बड़ी खामोशी से अपनी खोई हुई आत्मशक्ति मुकम्मल तौर पर हासिल की है। अब वो हमारे खिलाफ भी महाज बना सकती है। अल्पा ने कहा, वो कुछ भी कर सकती है। मैं चाहती हूँ तुम उससे रब्ता करो और उसे दोस्त बनाने की कोशिश करो। दुश्मनों की तादाद बढ़ाना दानिशमंदी नहीं है। वो हमारी सही मायनों में दोस्त बने या ना बने, लेकिन दोस्ती का भरम रखने के लिए वो हमें शायद नुकसान नहीं पहुंचाएगी या हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं करेगी। तुम दुरुस्त कहती हो। अपनी मुश्किलात को कम से कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना ज़रूरी है। मैंने अमरीकी फ़ौज के काला अफसर के दिमाग में रहकर नीलिमा की मौजूदा आवाज़ और लबो लहजे को सुना है। मैं ये लबो लहजा तुम्हें सुना रही हूँ। तुम इसे जहन नशीन करो और उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश करो। उसने नीलिमा की मौजूदा आवाज़ और लबो लहजे को 3-4 बार दोहराया। फिर भीमा ने कहा, मैंने इसे जहन नशीन कर लिया है। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें बताऊंगा कि उससे राब्ता हो रहा है या नहीं। एल्पा ने कहा, मैं आधे घंटे बाद उस आलेकार के दिमाग में आऊंगी। भीमा वहां से चला गया। एल्पा भी उस आलेकार के दिमाग से वापस आ गई। वो सोच रही थी, नीलिमा सचमुच जिंदा होकर वापस आई होगी तो ये बेहतर ही होगा, लेकिन सोनिया नीलिमा बनकर ना आई हो, वरना हालात बद से बदतर और बदतरीन हो सकती हैं।